हेलो स्टूडेंट्स, ये 11th बैच है और 11th बैच की ये क्लास नंबर 7 है और अभी फेज 3 चल रहा है और फेज 3 की सेकंड क्लास है। इससे पहले की सभी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर हैं। पहले आपको फेज 1 करवाया गया था, उसमें 3 क्लासेस थी, फिर फेज 2 करवाया गया था, उसमें 2 क्लासेस थी, फिर उसके बाद अभी फेज 3 चल रहा है और फेज 3 की आज सेकंड क्लास चलेगी। मैं एरर एनालिसिस की एक पहली क्लास करवा चुका हूं, आज सेकंड क्लास है, एरर एनालिसिस की सेकंड क्लास है। अगर किसी स्टूडेंट ने एरर एनालिसिस की पहली क्लास नहीं की है तो कोई बात नहीं है, उसको फिर भी समझ में आएगा ये, ठीक है ना। कंसंट्रेट करना, उनको समझ में आएगा। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन्होंने नहीं की है पिछले वाली क्लास, उनके लिए मैं आपको एक बात बता दूं बस। जैसे कि मान लो कोई बॉडी की लेंथ है, मान लिया जाए, अगर ऐसे लिख रखी है 4 + -0.2, एक मतलब एक बॉडी की लेंथ है, एक रोड की लेंथ है ये 4 + -0.2। इसका मतलब ये है कि इसकी ज्यादा से ज्यादा लेंथ हो सकती है 4.2 और कम से कम हो सकती है 3.8। 4 में ऐड करो 0.2 तो 4.2 बनेगा और अगर 4 में से 0.2 घटाओगे तो कितना बनेगा? 3.8। यानी कि रोड की लेंथ एग्जैक्ट नहीं पता और वो 3.8 से लेके 4.2 के बीच में है। तो हमें जिन चीजें टॉपिक किस लिए बनाया गया, ये चैप्टर किस लिए बनाया गया है, ताकि जब हमें एग्जैक्ट ना पता लगे, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जब मेजरमेंट करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके, तो वो मेजरमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने लिखने का पैटर्न कुछ इस तरीके से बनाया। अभी जैसे मान लीजिए आप एग्जाम दे के आए, अब आपके पेरेंट्स ने ये पूछा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो आप एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है। आप मान लिया जाए कि आप अपने जो मार्क्स हैं, मार्क्स वो बताते हैं अपने मार्क्स कि अपने पापा को बोलते हैं पापा मेरे मार्क्स इतने आएंगे, इतने आएंगे 80 + -5। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा 85 आ सकते हैं और कम से कम 75 भी हो सकते हैं। मतलब मुझे 80 लग रहा है, 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये बताने का तरीका है, ये मतलब जो ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू और इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इसमें यहां पर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। समझ आ रही है बात आपको? तो यहां पर इस वाले टॉपिक में हर फिजिकल क्वांटिटी को इसी तरीके से लिखा गया है, हर फिजिकल क्वांटिटी को एब्सोल्यूट प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। बाकी पूरी फिजिक्स में ऐसा नहीं है, सिर्फ इस टॉपिक में ही ऐसा है। तो इससे जो जुड़े हुए क्वेश्चंस है वो किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक बॉडी का जो मास है, वो बॉडी का मास दे दिया, सपोज एक बॉडी का मास दे दिया 4 + -0.2 और एक बॉडी का एक्सेलरेशन दे दिया मान लो 2 + -0.4, ये दे दिया मान लो। एक बॉडी का मास तो ये दे दिया और एक बॉडी का एक्सेलरेशन ये दे दिया। और अगर ये कह दिया जाए कि इस बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, तो आम स्टूडेंट क्या सोचेगा एक कि सर देखो मास दे रखा है और सर एक्सेलरेशन दे रखा है और मुझे सर अच्छे से पता है सर F = ma होता है, मुझे अच्छे से पता है सर। तो उस हिसाब से ऐसा हो जाएगा सर, फोर्स की जो वैल्यू होगी ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो सर, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.08। ये आपको लिखना है एक बार और फिर उसके बाद काटना है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इस तरीके से लिखना गलत है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करते कभी भी, ऐसा कभी नहीं करते मल्टीप्लीकेशन में। तो एडिशन में तो कर सकते हैं, अगर इनका दोनों का एडिशन करना होता तो इन दोनों का ऐड कर दो और इन दोनों का ऐड कर दो, वो मतलब इसके अंदर एडिशन के अंदर हम कर सकते हैं ऐसा, ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के अंदर नहीं किया जा सकता। अच्छा अब सुनिए आप, इसके अंदर मान लिया जाए कि सपोज यहाँ पे एक बॉडी का मास दे दिया आपको, सपोज 8 + -0.8 और बॉडी यहाँ पे बॉडी की डेंसिटी दे दी मान लो, या वॉल्यूम दे दिया मान लो, वॉल्यूम दे दिया 4 + -0.2, ये बॉडी का वॉल्यूम दे दिया। एक बॉडी का मास इतना दे रखा है और एक बॉडी का वॉल्यूम इतना दे रखा है, V फॉर वॉल्यूम। यहाँ पे V फॉर वॉल्यूम है, मतलब इसकी यूनिट लिख देता हूँ मैं मीटर क्यूब और इसकी यूनिट लिख देता हूँ मैं किलोग्राम, ठीक है। और ये कह दिया जाए कि इसकी डेंसिटी बताओ, तो स्टूडेंट क्या करता है, सर मैं काम करूंगा मास बाय वॉल्यूम करना है ना सर, देखो डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी निकाल लो। मान लो कोई ये कहता है कि डेंसिटी निकाल लो, तो डेंसिटी क्या होता है बताइए? मास बाय वॉल्यूम होता है, हर बच्चे को पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। और मैंने आपसे ही कहा कि मास ये दे दिया और वॉल्यूम ये दे दिया और ये कहा कि डेंसिटी निकाल के दिखाओ, तो स्टूडेंट क्या सोचता है, सर मैं मास बाय वॉल्यूम करना है ना, 8 / 4 कितना आएगा सर 2 और फिर 0.8 / 0.2 ये आएगा सर 4। क्या जाएगा एक्चुअल में? ये 0.4 नहीं बनता, ये 4 बनता है। यार एक बात बताऊं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना होता, ऐसा कभी नहीं करना होता। तो फिर आप कहेंगे सर फिर सही क्या है इस केस के अंदर?
ठीक है ना, ये सही क्या है। पहले तो एक बार ये पता होना जरूरी है कि गलत क्या है। जो स्टूडेंट अक्सर जो जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है उसके तुरंत जो दिमाग में आती है वो जो चीज है, पहले तो वो बताना जरूरी है कि वो गलत है। अब सही क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये वाला एग्जांपल भी गलत का ही एग्जांपल है। मान लो एक डिस्क है, डिस्क, और सपोज डिस्क का जो रेडियस है वो दे दिया 2 ± 0.2 मीटर, ये डिस्क का रेडियस दे दिया, और ये कह दिया कि इस डिस्क का एरिया बताओ, डिस्क का एरिया बताओ। स्टूडेंट सर मुझे तो फॉर्मूला बताया सर, डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर सर, डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सर इसमें तो फिर ऐसा करते हैं, पाई 2 ± 0.2 इसका स्क्वायर सर। अब यहाँ पे तो फिर अभी प्रॉब्लम आ गई, a + b का होल स्क्वायर लगाओगे, a - b का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप इसमें, प्रॉब्लम आ गई ना इसके अंदर। एक्चुअल में ये तरीका ही गलत है, वैसे भी इस तरीके से कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। यानी कि इसको लिख के इस तरीके से काटना है। मैंने अभी तो जितना भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो सर लिखने की जरूरत ही क्या है जब ये सब गलत है। तो ये जो ना गलत चीज भी एक बार लिख के काटी हुई हो ना, तो जब आप रिवाइज करोगे ना तो आपको एटलीस्ट रहेगा माइंड में, हाँ सर ने ये बताया था। ऐसे तो नहीं सोचना, ऐसे तो नहीं सोचना ये लिख के कटा हुआ है, यानी कि ये वाली जो बात है तो दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। ये क्या गलत है ये भी पता होना जरूरी है पहले, तो क्या सही है ये पता होने से पहले। तो आपको करना क्या है, ये जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको इसी तरीके से लिखना है, और लिखने के बाद आपको काटना है। इसके लिए आपको दिए जा रहे हैं 15 सेकेंड्स। देखिए आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना। आप हेडिंग ये भी डाल सकते हो, जैसे मैंने अभी हेडिंग लिखी थी एरर एनालिसिस 2, वो भी सही है, और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मेनली इस टॉपिक का नाम ये है। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। एक्चुअल में देखो ये वाला जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, जितने भी किसी भी बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे, उन सबको 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि वो 5 टाइप के होते हैं। अब मैं अगर वो 5 टाइप आपको कवर करवा दूं तो आपको हर क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो मैं वो पहले 5 टाइप आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर एडिशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आते हैं सब्ट्रैक्शन वाले, सब्ट्रैक्शन। और तीसरा आते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाले। चौथा आते हैं इसके अंदर डिवीजन वाले क्वेश्चंस, डिवीजन। पांचवा आते हैं इसके अंदर पावर वैल्यूज वाले क्वेश्चंस, ठीक है ना। पावर वैल्यूज यानी कि ये 5 टाइप के जो है ना क्वेश्चंस हैं, ये मैंने 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लिखी है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको समझाने की मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं कि सपोज एक बॉडी की लेंथ दे दी आपको 6 ± 0.6, और एक दूसरी बॉडी की लेंथ दे दी आपको 4 ± 0.2, ठीक है ना। ये एक बॉडी की लेंथ है 6 ± 0.6 और एक दूसरी बॉडी की लेंथ है 4 ± 0.2। अगर कोई ये कह दे कि इसके अंदर जो ना ऐड करके बताइए इन दोनों लेंथ को, इन दोनों लेंथ को ऐड करके बताइए कितना आएगा। तो देखो अगर एडिशन करना हो, यहाँ पे एक बॉडी की लेंथ इतनी है, दूसरी बॉडी की लेंथ इतनी है, और टोटल लेंथ पूछिए आपसे, तो याद रखिए ये दोनों भी ऐड होंगे और ये दोनों भी ऐड होंगे। एडिशन तो आसान है, एडिशन तो हर स्टूडेंट कर सकता है। यहाँ पे 6 और 4 इन दोनों को ऐड कर दीजिए 10, और इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए 0.8 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। एडिशन तो बहुत आसान है। और अगर कोई ये कहते कि सब्ट्रैक्शन करो, सब्ट्रैक्शन पता है कितना आएगा। आप सब्ट्रैक्शन में जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं इसका तो देखो डिफरेंस लोगे, क्योंकि इसने L1 - L2 बोला है, तो 6 में से 4 घटाइए कितना आएगा 2, फिर प्लस माइनस ये दोनों ऐड ही होंगे, ये 0.8, ये डिफरेंस इतना आ जाएगा। इसके अंदर अगर डिफरेंस लेना हो तो उसके बावजूद भी एरर तो ऐड ही होंगी। याद रखिए एरर तो हमेशा ही ऐड होती है, एरर जो है ना वो हमेशा ही ऐड होती है। क्यों होती है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार माइंड में सेट कर लीजिए कि एरर तो हमेशा ही ऐड होती है। देखो मान लो ये कह दिया जाए कि एक बॉडी का मास दे रखा है आपको, बॉडी का मास दे रखा है सपोज 7 ± 0.3, और एक दूसरी बॉडी का मास दे रखा है 3 ± 0.1 दे दिया आपको, और ये कह दिया कि इन दोनों का एडिशन करिए आप, इन दोनों का एडिशन बताइए, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा इसके अंदर m1 + m2 की वैल्यू। देखो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है, ये भी ऐड होंगी और ये भी ऐड होंगी, याद रखिए आप। अगर
अगर इन दोनों को ऐड करना है तो एब्सोल्यूट वैल्यूज भी ऐड होंगी और ये जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं ये भी ऐड होंगी। यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर रही है, कितना आएगा 10, और इन दोनों को भी ऐड करिए, कितना होगा 0.4। अगर कोई ये कह दे कि m1 माइनस m2 बताओ, m1 माइनस m2 तो कैसे करेंगे बताओ, इनका तो डिफरेंस लेना है, 7 में से 3 चला गया, कितना है 4, लेकिन इन दोनों को तो ऐड ही करना है, यानी कितना आएगा 0.4। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में। अच्छा अब सुनो, देखिए इसके अंदर मैं एक एग्जांपल और करवा दूं। सपोज मान लिया जाए कि एक टाइम इंटरवल है t1, इसकी वैल्यू है 9 प्लस माइनस 0.6, और एक दूसरा टाइम इंटरवल t2, इसकी वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.2, और ये कह दिया जाए कि t1 प्लस t2 की वैल्यू बताओ। तो बताइए एडिशन करना है, एडिशन तो सिंपल है, इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा 14, इन दोनों को भी ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0.8। और अगर कोई ये कहते हैं कि t1 माइनस t2 बताओ, हाँ जी t1 माइनस t2, तो क्या करोगे बताइए, इन दोनों का तो डिफरेंस लोगे, 9 में से 5 चला गया, कितना आएगा 4 प्लस माइनस इन दोनों को तो ऐड ही करोगे, यानी कि 0.8 ही आएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, आपके मन में भी एक क्वेश्चन ये रह सकता है कि सर एडिशन का तो समझ में आता है कि आपने इन दोनों को भी ऐड कर दिया और इन दोनों को भी ऐड कर दिया, लेकिन जब डिफरेंस लेने के लिए बोला जा रहा है तो सर आपने इन दोनों का तो डिफरेंस ले लिया यहाँ पर, बट इन दोनों को ऐड क्यों किया सर। आपने ये कहा कि एरर्स हमेशा ऐड होती हैं, तो ऐसा क्यों होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज इस एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो मान लेते हैं कि आपके पास, आपको मार्केट से एक बुक खरीद के लेके आनी है, ठीक है ना। ये बुक वन खरीद के लेके आनी है आपको मार्केट से, बुक वन। और ये जो बुक वन है इसकी कीमत है मान लिया जाए 200 प्लस माइनस 20 रुपए, इसकी वैल्यू इतनी है, पता नहीं आपको, ठीक है ना। आपने मुझसे पूछा कि सर ये बुक मुझे लेके आनी है, सर कितने रुपए की आएगी। मैंने कहा भाई देख मुझे तो पता नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन 200 प्लस माइनस 20 रुपए की आएगी लगभग, मैंने आपको ये कहा। आपने कहा सर ठीक है। फिर आपने कहा सर मुझे एक बुक और है मेरे पास, ये बेच क्या नहीं है सर, मुझे एक दूसरी बुक है, मैं वो तो ये तो खरीदने जाऊंगा, और एक दूसरी बुक 2 है, ये सर मैं बेच के आऊंगा मार्केट में, तो ये कितने की बिकेगी। मैंने कहा देख आइडिया तो है नहीं, लेकिन 100 प्लस माइनस 10 रुपए की बिकेगी, ठीक है। 100 प्लस माइनस चलो 20 रुपए की बिकेगी, ये मान लेते हैं। मैंने कहा कि देखो ये वाली तो खरीद के लेके आनी है आपको, 200 प्लस माइनस 20 रुपए की मिलेगी, और ये वाली बुक बेच के आनी है, ये 100 प्लस माइनस 20 रुपए की बिकेगी, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, हाँ बिक जाएगी ये पक्का है, दुकानदार मना नहीं करेगा, ये कंफर्म है। तो आप ये बताइए घर से कितने पैसे लेके निकलोगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, घर से कितने पैसे लेके निकलोगे, एक सीधा सा क्वेश्चन है, घर से कितने पैसे लेके आप पता क्या मान के चलोगे। हो सकता है ये तो बिकेगी कितने की, कोई भी समझदार होगा कि घर पे वापस ना पड़े इतनी दूर से, पता चले वापस आ रहे हो, तो इसके लिए घर से पता क्या ये मान के चलोगे तो बिकेगी 180 रुपए की, ठीक है ना। मैक्सिमम जो नुकसान हो सकता है, जो मैक्सिमम पैसे लग सकते हैं वो लेके चलोगे आप। आपके 180 रुपए की तो ये तो मिलेगी, सॉरी 220 रुपए की, आपको खरीद के लेके आनी है ना, तो ये तो मिलेगी 220 रुपए की, और ये बेच के आनी है, ये बिकेगी सिर्फ 80 रुपए की। उस हिसाब से आप चलोगे मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि इसको मान लोगे 180 रुपए की खरीद लोगे आप, ये बेच के, ये तो खरीद के आनी है आपको, तो मैक्सिमम रुपए की मिलेगी। इसमें देखो आपको करना क्या पड़ेगा, बुक वन के ये रुपए हैं, ये तो आपको देके आने हैं और ये आपको मिलने वाले हैं। देखो ये आपको रुपए देके आने हैं और ये मिलने वाले हैं, आप इन दोनों को तो आईडी कर दो 300, सॉरी सर डिफरेंस ले लो इनका, तो सॉरी इनका डिफरेंस ले लो आप, 200 में से 100 चला गया 100। अब आप ऐसा करो इन दोनों को ऐड करोगे, प्लस माइनस 40, आपको पता है कितने रुपए लेके जाने चाहिए मार्केट में, 140 रुपए। मार्केट में आपको 140 रुपए लेके जाने चाहिए, और हो सकता है कि सिर्फ उसके अंदर 60 रुपए खर्च लगे, हो सकता है 60 रुपए, 60 और 140 के बीच में आपके लगेंगे, सीधी सा मतलब ये है। तो आपको मार्केट में इतने पैसे लेके जाने पड़ेंगे। तो इसके अंदर आपको एक बात बताओ, आपने इन दोनों को तो ऐड किया ना, फिर भी यानी कि जो एरर आ सकती है उनको तो ऐड ही किया जाता है हमेशा ही, जो हमेशा वो जो मैक्सिमम लेके चला जाता है एरर, तो हमेशा मैक्सिमम। तो यानी कि इन फिजिकल क्वांटिटीज कोड का डिफरेंस लेना था, उसके बावजूद भी आपने एरर्स को तो ऐड ही किया है। तो याद रखिए एरर्स हमेशा ही ऐड होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो ना एडिशन के बारे में बता दिया और सब्ट्रैक्शन के बारे में बता दिया, ठीक है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनको नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा।
अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यूज के बारे में। ठीक है, इनके क्वेश्चंस को कैसे करें। इनके क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो है ना एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी जाएगी और उसका यूज करके आपको एक एरर इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपने वो एरर इक्वेशन लिख दी तो समझ लीजिए वो क्वेश्चन 90% सोल्व हो गया। ठीक है, मेनली इसके अंदर है एरर इक्वेशन बनाना। आपको एरर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए और आप गिवन क्या होगा, एक मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन होगी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। ठीक है, देखो बस शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि एक मैं भी ना आपको 10 केसेस करवा रहा हूँ, 10 केसेस, और ये जो 10 मैं मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूंगा 10, और उन मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के हमें एरर इक्वेशन लिखनी है। मैं साथ में वो एरर इक्वेशन भी लिख के दिखाऊंगा आपको। आपको करना क्या है, इन 10 केसेस को बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करना है। मैं कर क्या रहा हूं, किस तरीके से कर रहा हूं, इक्वेशन कैसे बना रहा हूं। अगर आपने ये 10 केसेस देख लिए तो मैं कहता हूं कि ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपको कवर हो गया। ठीक है, शुरू करते हैं अब। सबसे पहला केस देखो, मान लेते हैं, देखो जैसे कि इक्वेशन होती है F इज इक्वल्स टू ma। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। ठीक है, एक्चुअली में देखो ये एक फिजिक्स रिलेशन है, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है। लेकिन देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से ये क्वांटिटी आती है, तो एक प्रकार से मैथमेटिकल रूप हुआ ये इसका। ठीक है ना, 2 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके या ऐड करके कुछ और क्वांटिटी आती है। मल्टीप्लाई, डिवाइड या ऐड, यानी कोई भी ऑपरेशन करने के बाद कोई चीज आ रही है, तो यानी कि एक मैथमेटिकली रिलेटेड है तीनों के तीनों। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन मैथमेटिकली किस तरीके से रिलेटेड है वो इसमें गिवन है, तो मैं इसको मैथमेटिकल इक्वेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसकी एरर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सुनो आप। इसको लिखेंगे डेल्टा एफ बाई एफ। डेल्टा एफ क्या है, एरर इन फोर्स, और एफ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स, इज इक्वल्स टू डेल्टा एम डिवाइड बाई एम प्लस डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। ये इसकी एरर इक्वेशन बन गई। डेल्टा एफ क्या चीज है यहाँ पे, एरर इन फोर्स, एफ क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स, डेल्टा एम क्या है, एरर इन मास, और एम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास, डेल्टा ए क्या है, एरर इन एक्सेलरेशन, और ए क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है ना, ये एक, इसको बोलेंगे हम एरर इक्वेशन। इस इक्वेशन क्या बोला जाएगा, एरर इक्वेशन। आपको ये माइंड में सेट करना है। पहला केस तो हो गया ना। अब सुनो सेकंड केस देखते हैं। जैसे मान लो एरिया होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सबको पता है। अगर एक रेक्टेंगल आपको गिवन है तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये तो होगी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब हमें इसकी एरर इक्वेशन लिखनी है। इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई बी। ये इसकी एरर इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, ये इसकी एरर इक्वेशन बनेगी। ये एरर इन द एरिया डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया, ये एरर इन लेंथ डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ, ये एरर इन बी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मान लो आपको जो है ना ये कह दिया कि जैसे क्यूबॉइड का एरिया मान लो आपको दे दिया। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सबको पता है। हाँ जी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है। इसकी एरर इक्वेशन बताइए कैसे बनेगी। इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस में डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस में डेल्टा एच डिवाइडेड बाई डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच। ठीक है ना, ये इसकी एरर इक्वेशन बन गई। तो आप कर सकते हैं ना, एरर इक्वेशन बना सकते हैं इस प्रकार से। बात समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा एक चीज और सुनो बाप, मान लो आपको ये कह दिया जाए, आपको डिस्क दे दी, मान लो डिस्क, और डिस्क का एरिया आपको पता है। डिस्क का एरिया कितना होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बच्चे को पता है। इसकी एरर इक्वेशन बनानी है आपको। दिस इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन और हमें इसकी एरर इक्वेशन बनानी है, राइट। आपको सर हम कर क्या रहे हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से एरर इक्वेशंस का बेनिफिट तो जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे अभी तो आपको समझ में आएगा कि सारे क्वेश्चंस, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पहले मैथमेटिकल इक्वेशन उसके अंदर से देख के फिर उसके में एरर इक्वेशन बनानी पड़ रही है, फिर उसके बाद आके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको पहले एरर इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो शुरू करते हैं। इसके अंदर इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। पाई कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट अगर होगा
तो वो कभी भी एरर इक्वेशन के अंदर नहीं आएगा। तो पाई एक कांस्टेंट है, ये कभी भी एरर इक्वेशन में नहीं आने वाला, तो पाई को तो आप हटा ही दीजिए। अब पाई तो कांस्टेंट, इसको हटा दीजिए। अब ये आर स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। जो पावर है इसको आगे लेना होता है, हाँ जी, पावर को आगे लेना होता है आपको, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। तो याद रखिए एरर इक्वेशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं आता, वो वाला कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये कभी भी नहीं आएगा। मल्टीप्लाई या डिवाइड में अगर कोई कांस्टेंट है तो कभी भी नहीं आएगा वो। और दूसरी बात, ये पावर अगर 2 है यहाँ पे, तो ये पावर आगे आ जाएगी, राइट। तो ये आपके पास एरर इक्वेशन बन गई इस केस के अंदर। ये मैंने 4 इक्वेशन अभी आपको बनाई है, 4 केसेस करवाए हैं, ठीक है। इन चारों केसेस को नोट कर लीजिए, फिर आगे अभी डिस्कस करेंगे 15 सेकेंड्स। अभी देखिए, अभी हम कर रहे हैं फिफ्थ केस। मैं बात कर रहा हूं वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर की, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग। ये बताइए आप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल होता है, ठीक है। आर इसका रेडियस है और एल उसकी लेंथ है, सिलेंडर की लेंथ है एल, ठीक है, और उसका जो रेडियस है वो आर है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। इसकी हमें एरर इक्वेशन लिखनी है, तो कैसे लिखें इसकी एरर इक्वेशन? हम इसको लिखेंगे डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल्स टू, पाई तो कांस्टेंट है, पाई इज ए कांस्टेंट हियर, तो हम क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर लिखोगे, प्लस ये पावर है, पावर तो आगे आ जाएगी, प्लस में डेल्टा एल बाई एल आपको लिखना है उसके बाद, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल। ये आपके पास एरर इक्वेशन आ गई। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। अब सुनो सिक्स्थ केस। मान लो मैं बात करता हूं एरिया ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, एक स्फीयर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी अगर ये दे रखा होता है, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिए आर इसका रेडियस है, फिजिक्स में काम भी आने वाला है अगर किसी स्टूडेंट को ना पता हो तो। अगर एक स्फीयर दे रखा है, चाहे वो होलो है चाहे वो सॉलिड है, अगर उसका रेडियस आर है तो उसके ऊपर के सरफेस का एरिया कितना होता है? ऊपर सरफेस का एरिया इतना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन है और हमें अब इसकी एरर इक्वेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे इसकी एरर इक्वेशन? इसकी एरर इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई एरर इन द एरिया डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरिया। 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, 4 पाई इज कांस्टेंट, तो आर स्क्वायर लिख रखा है, तो यहाँ पर आएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ये आपके पास बन गई एरर इक्वेशन। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन थी और मैथमेटिकल इक्वेशन से आपके पास एरर इक्वेशन आ गई। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब जैसे मान लो आपको कह दिया कि स्फीयर के वॉल्यूम के बारे में कह दिया, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर कितना होता है बताइए? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बताइए? V इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर आपको ये कहते हैं इसकी एरर इक्वेशन लिखो, तो इसकी एरर इक्वेशन बताइए कैसे लिखोगे आप? डेल्टा V बाई वी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, हाँ जी, 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट। तो आर क्यूब को कैसे लिखोगे बताइए? 3 को आगे ले लोगे, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की एरर इक्वेशन बन गई। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी देखिए मैं और केस करवा रहा हूं आपको। अगर मान लो आपको कोई ये कह दे कि सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी y, उसकी वैल्यू है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन में c की पावर 4, ऐसा कह दिया, ठीक है ना। ए बी सी तीनों वेरिएबल है यहाँ पे, मतलब इनकी एरर भी दी हुई है, मतलब इनके अंदर एरर भी है ए बी और सी में। ए बी और सी ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है और इनको मिलाने से, इस तरीके से मिलाने से y बनता है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी के अंदर एरर है। इस पूरी ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दिखाई गई है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन की एरर इक्वेशन आप लिखिए। तो कैसे लिखोगे आप इसकी एरर इक्वेशन? देखिए आप, इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू, हाँ जी, डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो पावर को तो आगे ले लोगे आप, ठीक है ना, पावर को आप आगे ले लोगे इसके अंदर ये देखो डिवाइड में भी आ गया। देखो इसको डिवाइड वाले केस अभी हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर डिटेल में। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बताइए? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई लिख सकते हो, प्लस बी की पावर 3 को क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी। अब सी की पावर 4 को क्या लिखोगे बताइए? 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी। स्टूडेंट ये सोचता है कि सर ये नीचे दे रखा है,
ये डिनोमिनेटर में दे रखा है तो माइनस साइन लगेगा सर यहाँ पे, नहीं यहाँ पे प्लस साइन ही लगता है, चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, यहाँ पे प्लस साइन ही लगेगा। ध्यान रखिए आप इस चीज को। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैं आपको एक दो केसेस और करवाऊंगा जिसके अंदर वो डिनोमिनेटर में दे रखी होगी, ठीक है ना, वैल्यू डिनोमिनेटर में दे रखी होगी। अगर डिनोमिनेटर में भी दे रखा हो तो भी यहाँ पे एडिशन का ही साइन आता है। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ आपको कि डेल्टा ए बाय ए क्या है, ये है रिलेटिव एरर इन ए। डेल्टा बी बाय बी क्या है, रिलेटिव एरर इन बी, ठीक है ना। रिलेटिव एरर क्या होता है, ये पिछली क्लास में बताया गया था। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एरर डिवाइडेड बाय उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। ये है रिलेटिव एरर इन वाई, ये है रिलेटिव एरर इन ए, और ये है रिलेटिव एरर इन बी, ये है रिलेटिव एरर इन सी। तो रिलेटिव एरर्स भी हमेशा ऐड होती हैं, रिलेटिव एरर भी हमेशा ही ऐड होती हैं। मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के रिलेटिव एरर्स को भी आप हमेशा ही ऐड ही करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी मैंने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको करवाया था तो उसके अंदर क्या किया था, एरर्स को ऐड ही किया था दोनों में ही। चाहे सब्ट्रैक्शन का केस था, सब्ट्रैक्शन के केस में भी मैंने एरर्स को ऐड ही किया था। तो इस प्रकार आप इसके अंदर भी ध्यान रखिए, अगर डिवीजन का केस आ जाए, डिवीजन का केस आ जाए तो भी यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट केसेस के अंदर, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए 8 केसेस हो गए थे। देखो मान लो मैं ये कह दूं कि जो v मतलब वेलोसिटी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। v मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है, v इज वेलोसिटी, और x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और t यहाँ पे टाइम है। अगर कोई ये कहते हैं इसकी एरर इक्वेशन लिखिए आप, तो इसकी एरर इक्वेशन पता कैसे लिखोगे आप, डेल्टा v बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, और यहाँ पे आएगा फिर डेल्टा टी बाई टी। क्यों आया? क्योंकि मैंने बताया था कि रिलेटिव एरर्स भी हमेशा ही ऐड होती हैं। डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या है, ये है रिलेटिव एरर इन डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी बाई टी क्या है, ये है रिलेटिव एरर इन टाइम। तो ये आपके पास एरर इक्वेशन बनेगी इस मैथमेटिकल इक्वेशन की। आगे ना बात समझ में आपको। जैसे कि मान लो आपको ये कह दिया कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी ये होता है मास बाय वॉल्यूम। हाँ जी, डेंसिटी क्या होता है बताइए, मास बाय वॉल्यूम। अच्छा अब सुनो, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन होगी। ये रो क्या है बताइए, यहाँ पे ये डेंसिटी है, m क्या है बताइए यहाँ पे मास है, और v क्या है बताइए यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है। इसकी एरर इक्वेशन बताइए कैसे बनेगी, इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा m बाई एम प्लस डेल्टा v बाई वी, प्लस ही होता है यहाँ पे। आगे ना बात समझ में आपको। जैसे कि मान लो मैं और केस करवाता हूँ आपको, कुछ एक केसेस और। मान लो एक है ना, एक होता है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता है लाइक दिस, ये सिंपल पेंडुलम होता है। एक सिंपल, जिसमें एक रस्सी होती है पतली सी, ये मासलेस होती है, मासलेस होती है रस्सी, और यहाँ पर एक ये मास होता है, कोई पॉइंट मास की बॉडी बॉल जैसे लटकी हुई है, ये मास है। इसको सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। और सिंपल क्या बोलते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम। ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। और सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई रूट एल बाई जी, 2 पाई रूट एल बाई जी होता है। ये इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। टाइम पीरियड मतलब कौन से वाला टाइम पीरियड है, ये इसका एक ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड। देखो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापसी यहीं तक आएगा, एक चक्री मार के वहीं आ गया। तो इसका एक चक्कर लगाने के बाद, जैसे कि मान लो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ ऊपर से, तो ऐसे जाएगा और वापस यहाँ पे ऊपर तक, इसमें जो टाइम लगेगा इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। एल इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ये एल क्या है यहाँ पे बताइए, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी इसका एक चक्कर लगाने का टाइम पीरियड है। ये एसएचएम वाले टॉपिक में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, और ये कहाँ से आए ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अभी ये फॉर्मूला याद करना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। इसके अंदर इसकी हमें एरर इक्वेशन लिखनी है। हाँ जी, इसकी एरर इक्वेशन आई थिंक आप सभी लिख सकते हैं, इसकी एरर इक्वेशन, ठीक है ना। आपको मैं मौका दे रहा हूँ इसकी एरर इक्वेशन लिखने का, ट्राई कीजिए आप 15 सेकंड्स। हर स्टूडेंट लिख सकता है इसकी एरर इक्वेशन। और एरर इक्वेशन में याद रखना कि बीच में हमेशा प्लस के साइन ही होंगे, और कांस्टेंट ये 2 पाई जैसे कांस्टेंट है वो नहीं आएगा। हाँ जी, ट्राई कीजिए, हर स्टूडेंट को एरर इक्वेशन लिखनी है इसकी,
ट्राई कीजिए 15 सेकेंड्स। देखिए कैसे लिखेंगे इसकी एरर इक्वेशन को, मैं लिख के दिखा रहा हूं। आप इसको लिखोगे डेल्टा टी बाई टी। देखो पहले तो काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखो टी इज इक्वल 2 पाई, तो 2 पाई को 2 पाई लिख लो एक बार। ये रूट एल है, रूट एल को लिख सकते हो एल की पावर 1/2। हाँ जी लिख सकते हो ना आप इसको, यहाँ पे एल की पावर 1/2 लिख सकते हो, एल की पावर 1/2। और यहाँ पे जी है, तो जी को भी क्या लिख सकते हो बताइए, जी की पावर 1/2। हाँ जी, यहाँ पे रूट एल को लिख सकते हो एल की पावर 1/2, और जी को भी लिख सकते हो आप जी की पावर 1/2। तो ये तो आपने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया पहले तो, अभी एरर इक्वेशन नहीं लिखी आपने, अभी इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, रूट एल को एल की पावर 1/2 और रूट जी को जी की पावर 1/2, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे ये मत सोचना कि सर जी भी तो कांस्टेंट है यार, जी ना यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में मेंशन होगा कि जी की वैल्यू भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता, वेरिएबल है ये भी, जी में एक एरर है, इसमें भी एक जी की मेजरमेंट में भी एक एरर आई हुई है। आपको कि सर जी में तो ऐसे तो उसकी तो वैल्यू सर हमने बिल्कुल फिक्स याद कर रखी है कांस्टेंट, एक्चुअल में जी आपने जो याद कर रखा है इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 9.81 नहीं होती, एरर होता है। और अलग अलग जगह पे अर्थ के अलग अलग मतलब जैसे यहाँ पे सरफेस पे अलग है, ठीक है ना, किसी और कंट्री में चले जाओगे तो वहां पे जी की वैल्यू हल्की सी अलग है, ठीक है ना, हल्का पॉइंट डेसिमल्स का फर्क है, वो थोड़ा हाइट पे चले जाओगे तो जी की वैल्यू अलग है, तो हर जगह अलग अलग है थोड़ा सा जी की वैल्यू। हाँ हम लगभग कांस्टेंट मानते हैं, तो जी यहाँ पे वेरिएबल है, सीधी सी बात ये है, अगर ये मेंशन करेगा सामने वाला। अब सुनो, इसके अंदर जो है इसकी एरर इक्वेशन क्या लिखोगे आप, इसकी एरर इक्वेशन लिखी जाएगी डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, 2 पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, हाँ जी 2 पाई का यहाँ पे कांस्टेंट, एल की पावर 1/2 का इसको लिखोगे 1/2 डेल्टा एल बाई एल, हाँ जी ऐसा लिखोगे आप, प्लस फिर बताइए जी की पावर 1/2 है ना, 1/2 डेल्टा जी बाई जी, ये आपके पास एरर इक्वेशन आ गई। हाँ जी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना, इसकी एरर इक्वेशन बन गई, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए हमें क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आपको ये ध्यान से देखना है, गिवन है आपको एक क्यूब गिवन है आपको, और इसके वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है, मान लेते हैं 24%, ठीक है ना, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ये दिया हुआ आपको 24%। हाँ जी, क्यूब के वॉल्यूम में एरर आपको दी हुई है 24%, और आपको बताना है कि इसके साइड में परसेंटेज एरर क्या होगी। फाइंड क्वेश्चन ये है परसेंटेज एरर इन साइड, साइड के अंदर आपको परसेंटेज एरर बतानी है, क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाना आपको। हाँ जी क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, आपको एक क्यूब दिया हुआ है और इस क्यूब के वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज एरर दी हुई है आपको 24%, और आपको इसकी साइड में कितनी परसेंटेज एरर होगी ये आपको बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व, मैं करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना आप। देखिए आप एक काम करो, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूं। देखो आप पहले तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, इसकी साइड और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है वो लिखेंगे। देखिए वो रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ए क्यूब। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब होता है, हर बच्चे को पता है यार ये बात, तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वो साइड का वॉल्यूम जो होता है वो होता है साइड का क्यूब, राइट। अब इसकी एरर इक्वेशन बताइए क्या लिखोगे, डेल्टा v बाई v इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a, ये क्या बताइए, ये एरर इक्वेशन बन गई। और यहां पर जो डेल्टा v बाई v है ये है रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, क्या ये रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम, और डेल्टा a बाई a ये क्या है बताइए, ये है रिलेटिव एरर इनसाइड। हाँ जी क्या ये रिलेटिव एरर इनसाइड। अब इसको ना 100 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, डेल्टा v बाई v इंटू 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100। हाँ जी आप ऐसा करोगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब सुनो, डेल्टा v बाई v इंटू 100 इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, 24% है इसकी वैल्यू। हाँ जी इसकी वैल्यू 24%, ये गिवन है आपको, और इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये बताइए आप डेल्टा a बाई a इंटू 100 की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप सोल्व करोगे तो 3 को नीचे लेके जाओगे तो 8% आंसर आएगा, इसका आंसर होगा 8%। हाँ जी समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स।
अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो एक न्यूमेरिकल नंबर है सिर्फ, ठीक है, कुछ ऐसा 12 15 20 ऐसा कुछ, और वो जो नंबर है ना वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना भी है, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर है तो लिखा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा 1 मिनट, ठीक है ना। देखते हैं इस 1 मिनट में कितने सारे स्टूडेंट इसका आंसर लिख पाएंगे। शुरू करें क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वाई, और वाई की वैल्यू दे रखी है आपको ए स्क्वायर बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 रूट एक्स। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज में, ए बी सी और एक्स, ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इन चारों में रिलेशन दे दिया और इसकी वैल्यू पूरे क्या दी वाई, राइट। आपको और क्या गिवन, एक तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दे दी, मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है। एक आपको दिया है परसेंटेज एरर इन ए, ये दिया आपको 2%, ठीक है। एक आपको दिया परसेंटेज एरर इन बी, ये दिया आपको 1%, और आपको दिया परसेंटेज एरर इन सी, ये दिया आपको 3%, ठीक है। और परसेंटेज एरर इन एक्स, ये आपको दिया है 4%, ठीक है, 4%। आपको ये बताना है कि वाई में परसेंटेज एरर क्या हो जाएगी। फाइंड, क्वेश्चन ये है कि फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई, ओके। ए में परसेंटेज एरर 2, बी में है 1% और सी में परसेंटेज एरर 3%, एक्स में है 4%, और ए बी सी और एक्स और वाई, इनमें सब में ये एक रिलेशन दिया हुआ है। आपको वाई में परसेंटेज एरर बतानी है। सोल्व करिए और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपको टाइम दिया जा रहा है 1 मिनट। ओके, देखते हैं, करते हैं इसको सोल्व। एक काम करो, मैंने बताया था आपको कि एरर का कोई भी क्वेश्चन हो उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एरर इक्वेशन बनाते हैं। आप एरर इक्वेशन बनाइए। सबसे पहले आप लिखेंगे डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा सी बाई सी प्लस ये रूट एक्स लिख रखा है ना, रूट एक्स, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 हो जाएगा ये। हाँ जी, क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/2 डेल्टा x बाई एक्स। हाँ जी, ऐसा लिखेंगे ना आप इसको, डेल्टा x बाई एक्स। अब आप एक काम करो, इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप पूरी इक्वेशन को। एक्चुअल में डेल्टा y बाई वाई क्या है, रिलेटिव एरर इन y। डेल्टा a बाई a क्या है, रिलेटिव एरर इन a। समझ आ रही है बात आपको? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a इंटू 100 हो जाएगा आपके पास। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा b बाई b इंटू 100, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c इंटू 100 आ जाएगा, प्लस 1/2 डेल्टा x बाई x इंटू 100 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ये तो निकालना था, डेल्टा y बाई y इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 की वैल्यू, हाँ जी, कितनी दे रखी है आपको, 2% दे रखी है, तो यहाँ पे 2 आएगा, प्लस 3, यहाँ पे डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इंटू 1 आ जाएगा, प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 की वैल्यू 3% दे रखी है, इंटू 3 आएगा, प्लस 1/2 डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 की वैल्यू 4% दे रखी है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास आएगा। हाँ जी, सोल्व करिए इसको, 2 2 जा 4, 3 प्लस 12 प्लस 2, ये आएगा 4 और 3 7, 7 और 12 19, 19 और 2 21, इसका आंसर आएगा 21%।
हाँ जी, हाँ जी, आपको एक बार चेक कर लेते हैं। डेल्टा ए बाई ए जो पावर थी वो 2 लिख रखी है, ये वाली 3 थी, यहाँ पे 4 यहाँ पे है, और ये पावर 1/2। इनकी वैल्यूज हमने सही पुट की है ना, 2, और यहाँ पर ये 1, और इसकी वैल्यू है 3, और उसकी वैल्यू है 4। सोल्व किया, 4, 3, 12 और 2, तो उनको ऐड करना है, तो ठीक है ये। हाँ जी, आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको गिवन एक वायर आपको दी हुई है। ये वायर देखिए आप, कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक वायर दी हुई है। वायर की एक तो लेंथ होती है, लेंथ, एक इसका रेडियस होता है, रेडियस इस तरीके से, और एक इसका मास भी होता है, राइट, एक इसका मास भी होता है। तीनों गिवन है। आपको वायर का मास दिया हुआ, वायर का मास दिया हुआ 4 ± 0.4 kg, मान लेते हैं वायर का मास है, ठीक है, और इसका रेडियस दे रखा है आपको 2 ± 0.2 मीटर, ये इसका रेडियस मान लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो मान लेते हैं 8 ± 0.8 मीटर। मास भी ले लिया, रेडियस ले लिया, और लेंथ ले लिया अपने इसकी। आपको इसकी डेंसिटी में, इसकी वॉल्यूम मास डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है। क्वेश्चन ये है फाइंड परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ वायर की डेंसिटी में आपको परसेंटेज एरर आपको बतानी है। हाँ जी, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करके दिखाना है, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप इसको कर देते हैं तो मतलब बहुत अच्छी बात है, आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, और मैं इसका हिंट दे रहा हूं आपको। देखो डेंसिटी क्या होता है बताइए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम होता है, और इसका जो वॉल्यूम है, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वही लगेगा एक जो सिलेंडर के लिए होता है, राइट। एक सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल होता है ना, तो यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यानी कि इसकी डेंसिटी की जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी रो इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय में पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। जब आप इसको लगाएंगे तो ये उसके बाद ये सोल्व हो जाएगा। ट्राई कीजिए आप इसको 1 मिनट। देखिए करते हैं इसको सोल्व। आप एक बात बताइए, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, सबको पता है। मास और वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप बताइए इसकी इक्वेशन लिखिए आप। हाँ जी, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे डेल्टा एम बाई एम प्लस पाई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, हाँ जी पाई तो कांस्टेंट है, फिर लिखोगे यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर प्लस में डेल्टा एल बाई एल, ऐसा लिखोगे आप इसके अंदर। आप एक काम करो, परसेंटेज एरर बतानी थी ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो यार पूरे को, ठीक है ना। या चलो पहले रिलेटिव एरर ही निकाल लो। रिलेटिव एरर क्या आएगी, डेल्टा एम बाई एम यानी कि 0.4 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर, 2 टाइम्स ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस डेल्टा एल बाई एल यानी कि 0.8 डिवाइडेड बाई 8, 0.8 डिवाइडेड बाई में 8। इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो यहां से डेल्टा रो बाई रो की वैल्यू आ गई आपके पास, ये तो बनेगा 0.1, इसको सोल्व करोगे तो प्लस ये है 0.2 और ये वाला भी बनेगा 0.1, यानी कितना आ गया, ये 0.4 आ गया आपके पास, ये 0.4। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पर, ये 40%। इसका आंसर 40% है।
जी समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना है, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। एक बॉडी का मास दे रखा है आपको, सपोज बॉडी का मास दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.4 kg, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन दे रखा है, मास एक्सेलरेशन। अब इतना देंगे, देखो ये जो है ना, फोर्स के बारे में 3 बातें पूछ सकता है आपसे। इसने पूछा फोर्स, लेकिन सीधा फोर्स ना देके देखो, फोर्स के बारे में 3 बातें पूछ सकता है ये। पहला तो रिलेटिव एरर इन फोर्स बताओ, रिलेटिव एरर इन फोर्स, ये पूछ सकता है आपसे। एक ये कह सकता है कि परसेंटेज एरर इन फोर्स बताओ, परसेंटेज एरर इन फोर्स बताओ। और तीसरा आपसे पूछ सकता है ये फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स, फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स क्या लिखोगे आप, फोर्स के अगर आप फाइनली वैल्यू क्या बताओगे आप, क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है। एक बॉडी का ये मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और ये 3 बातें आपको निकालनी है इसकी, ठीक है ना। आप इन तीनों को ट्राई कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट। ओके, देखिए करते हैं इसको। अब एक काम करो, इसमें जो है ना, पहले तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो। मैथमेटिकल इक्वेशन होगी F इज इक्वल्स टू एम ए, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई। अब मैं लिखनी है एरर इक्वेशन। एरर इक्वेशन बताइए क्या लिखोगे इसकी, एरर इक्वेशन रहेगी डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस का डेल्टा ए बाई ए। ये आपके पास एरर इक्वेशन बनेगी। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, और ये क्या बताइए एरर इक्वेशन है, ठीक है ना। देखो ये है रिलेटिव एरर इन फोर्स, पहले तो यही निकलेगा, रिलेटिव एरर इन फोर्स निकलेगा। डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू निकालनी है आपको, तो डेल्टा एम बाई एम 0.4 डिवाइडेड बाई 4 लिखोगे आप, 0.4 डिवाइड बाई 4 प्लस डेल्टा ए बाई ए यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाई 2 ये लिखोगे आप। तो इसको सोल्व करो, कितना बनेगा ये बताइए, 0.1 प्लस 0.1 यानी कि कितना आंसर आएगा 0.2। ये आपके पास डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू आ गई, रिलेटिव एरर इन फोर्स हो गया। पहले वाला तो हो गया ये, इसका जो आंसर है ये तो है 0.2। हाँ जी, पहले वाले का आंसर क्या है 0.2। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको, पहले वाला तो हो गया सोल्व। अब अपने को निकालनी है परसेंटेज एरर। हाँ जी, परसेंटेज एरर देखिए आप कैसे निकलेगी, परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100 करना आपको परसेंटेज एरर निकालने के लिए। रिलेटिव एरर को ही जब 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो परसेंटेज एरर बन जाती है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो कितना आएगा बताइए 20%। ये आपके पास सेकंड वाले का आंसर भी आ गया 20%, ठीक है। एक हमें बताना है फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स की आखिर फाइनली वैल्यू क्या होगी। तो आप एक काम करो, इसके लिए फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स निकालने के लिए आप ऐसा करोगे, देखिए आप यहाँ पे पहले तो एफ की वैल्यू निकाल लो। एफ इक्वल टू एम में होता है ना मास, मास की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 4, एक्सेलरेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी 2, तो 8 आएगी। फोर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 8, फोर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। अब वो प्लस माइनस वाली वैल्यू देखनी क्या होगी इसकी, यानी कि इसकी वो जो एरर आएगी ना वो कितनी आएगी, एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी फोर्स के अंदर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसके अंदर एरर कितनी आएगी ये निकालनी है अपने को। तो आप एक काम करो, यहाँ पे देखो डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू कितनी 0.2। हाँ जी, डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू, डेल्टा एफ बाई एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 0.2 है। तो यहाँ पे लिखोगे डेल्टा एफ, और एफ की वैल्यू बताइए 8 है ना, यहाँ पे एफ की वैल्यू 8 इज इक्वल टू 0.2।
तो ये बताइए डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 1.6 आएगी आपके पास। ये डेल्टा एफ की वैल्यू आ गई 1.6। ठीक है, अब आप ऐसा करो इसके अंदर फाइनल आंसर देखो कैसे लिखोगे आप इसका फाइनल आंसर। पता है क्या लिखना है आपको इसमें, फोर्स की वैल्यू है 8 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 8 और प्लस माइनस वैल्यू वैल्यू ये है 1.6। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया इसका, ये हमारा फाइनल आंसर एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। हाँ जी, आपको समझ आ गया होगा, नोट कर लीजिए 15 सेकंड्स। अभी देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है। ठीक है, एक बॉडी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है आपको 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, मान लेते हैं 6 प्लस माइनस 0.6 ओम, और एक दूसरी बॉडी का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 3 प्लस माइनस 0.3 ओम। ये दो बॉडीज का रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, इसके अंदर आपको ये बताना है फाइंड परसेंटेज एरर इन आर इफेक्टिव, या फिर फाइंड आर इफेक्टिव, सीधा भी बोल सकता है। फाइंड आर इफेक्टिव अगर आप निकाल सकते हो तो परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर तो निकल ही जाएगी, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, देखिए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। इसके अंदर आप मुझे एक बात बताइए, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी? अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं, देखो सीरीज में अगर जुड़े हो और फिर आर इफेक्टिव पूछे तो कुछ भी नहीं है। सीरीज में अगर जुड़े हो तो सीधा कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड करना और इन दोनों को ऐड करना, आंसर आ गया बस। उसमें तो सिंपल एडिशन है, क्योंकि जब सीरीज में दो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो आर इफेक्टिव होता है R1 प्लस R2, और यहां पर दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इस केस में सीधा नहीं हो सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, दो रेजिस्टेंसेस अगर वो पैरेलल में है तो एक स्पेशल केस बनता है। ठीक है, और ये स्पेशल केस कैसे सोल्व किया जाए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके है ये। तो हमें जो है ना इसको देखो समझना है, पहले तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिए आप। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी 1 बाई आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। यही बनेगी ना इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन, 1 बाई आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2, राइट। आप एक काम करो, एलसीएम ले लो, R1 R2 ले लिया ना एलसीएम। अब आप ऐसा करोगे, इसके अंदर ऊपर आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो R1 प्लस R2 बनेगा ऊपर। ठीक है, ये आपके पास 1 बाई आर इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। तो ये बताइए आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आर इफेक्टिव आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, यही आएगा ना आपके पास। अब आप एक काम करो, इसको जो है ना मैथमेटिकल इक्वेशन आप ऐसे सोचो कि आर इफेक्टिव की वैल्यू होती है R1 R2 डिवाइड बाई में R1 प्लस R2। यहाँ पे तीन टर्म्स बन गई है, एक R1 एक R2 और एक ये पूरी एक टर्म अकेली। ठीक है ना, एक टर्म, ये तीन टर्म्स है यहाँ पर, ये 1 2 और एक ही नीचे वाली पूरी अकेली है। हाँ जी, समझ आ गया ना आपको। अभी देखो कैसे करोगे आप इसको, R1 प्लस R2 ये पूरी अकेली एक टर्म है, तो आप इसकी एरर इक्वेशन लिखो। इसकी एरर इक्वेशन लिखी जाएगी डेल्टा आर इफेक्टिव अपॉन में आर इफेक्टिव। हाँ जी, डेल्टा आर इफेक्टिव अपॉन में आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू डेल्टा R1 बाई R1 प्लस में डेल्टा R2 बाई R2 प्लस में डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, ये बनेगा आपके पास। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है आपको। ठीक है ना, पहले ये रिलेटिव एरर निकल के आएगी आपके पास, डेल्टा आर इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव की वैल्यू आपके पास आएगी निकल के डेल्टा R1 बाई R1 यानी कि 0.6 डिवाइडेड बाय में 6 प्लस डेल्टा R2 बाई R2 0.3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस इनको भी ऐड करोगे आप, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे 0.9 डिवाइड बाय में, इन दोनों को भी ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 9। सिंपल सी बात है। अब आप एक काम करो, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.1 प्लस 0.1 और बाय द वे ये भी कितना आ रहा है बताइए 0.1 यानी कि 0.3। ये आपके पास आएगा रिलेटिव एरर इन आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव में रिलेटिव एरर आ गया तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो 30% आएगा। ठीक है ना, हमें फाइनल आंसर बताना था इसका।
एक बात बताइए, यहाँ पे आर इफेक्टिव इसको सोल्व करोगे तो कितना बनता है? ये इसके अंदर R1 की वैल्यू 6 डालेंगे और R2 की वैल्यू 3 डालेंगे ना, तो ये 18 बनेगा, नीचे 9 2 आंसर आएगा इसका 2 ओम। आर इफेक्टिव की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आप एक काम करो, आर इफेक्टिव की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करो, डेल्टा आर इफेक्टिव अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.3। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई यहाँ पे 0.6। ये आएगा आपके पास डेल्टा आर इफेक्टिव की वैल्यू 0.6। तो देखिए आप आर इफेक्टिव की वैल्यू 2 है और डेल्टा आर इफेक्टिव की वैल्यू 0.6 है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल आंसर। फाइनल आंसर होगा हमारा 2 प्लस माइनस 0.6, ये आंसर आएगा इसका। ये आर इफेक्टिव है और ये डेल्टा आर इफेक्टिव है, 2 प्लस माइनस 0.6, ये हमारा फाइनल आंसर है ओम। ठीक है, नोट कर लीजिए 15 सेकेंड्स। अभी मैं आपको एरर एनालिसिस का यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सभी क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए आप, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी को किसी प्लेनेट पे ऊपर से छोड़ा गया, ऐसे किसी बॉडी को ऊपर से किसी प्लेनेट के ऊपर ऐसे छोड़ दिया गया। ठीक है, और हमें उस प्लेनेट का जी नहीं पता, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं पता। ठीक है, आपको इस प्लेनेट का तो पता है, अर्थ का तो, अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 है। अब उस प्लेनेट का पता नहीं कितना होगा, या फिर हम अर्थ की बात कर रहे हैं मान लो, या किसी भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो वहां से एक बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया गया। क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट ऑन ए प्लेनेट। ठीक है ना, ए बॉडी इज रिलीज्ड, ए बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट ऑन ए प्लेनेट। ठीक है, और हमने क्या किया कि जब वो नीचे आ रही थी तो ये देखा कि हमने उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की ना बॉडी ने किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उसकी, सपोज उसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 80 प्लस माइनस 0.8 मीटर। उस बॉडी ने लगभग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 80 प्लस माइनस 0.8 मीटर। ठीक है, और टाइम, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसने टाइम लिया 4 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। हाँ जी, इतने डिस्टेंस ट्रेवल की और इतने टाइम में ट्रेवल किया। समझ आ रहा है आपको? क्वेश्चन क्या है कि एक प्लेनेट के ऊपर एक बॉडी को छोड़ दिया गया किसी हाइट से, और उसने इतने डिस्टेंस ट्रेवल किया है और इतने टाइम में ट्रेवल की है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस की जब मेजरमेंट की गई तो हमने उसके अंदर एरर कर दी, और टाइम की जो मेजरमेंट की उसमें भी हमने एक एरर कर दी। ओके, तो अब आपको जो है ना इसके अंदर ये बताना है कि वहां का जी कितना है। फाइंड जी ऑफ दैट प्लेनेट, हमें उस प्लेनेट का जी बताना है। हाँ जी, क्वेश्चन ये है, उसका जी बताना, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ इतना सही दिया हुआ है, एक बॉडी ने इतने डिस्टेंस ट्रेवल की, इतने टाइम में ट्रेवल किया है, और आपको उसका जी बताना है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाएंगे। थोड़ा सा अलग सा है, डायरेक्ट मतलब जो है एकदम से नहीं हो पाता। मैं फिर इसको करने के लिए 30 सेकेंड्स आपको दे रहा हूं, ट्राई कीजिए आप इसको। ठीक है, देखिए इसमें मेन मुद्दे की बात है कि इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सी लगेगी। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम आती है। देखो यहाँ पे सीधा ना एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ऐसा कुछ मत कर देना आप। यहाँ पे ना नीचे की तरफ बॉडी एक्सेलरेट कर रही है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे इसके अंदर। तो ये कैसे करोगे आप इसको? इसके अंदर आप एक काम करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यू तो जीरो है, रिलीज वर्ड यूज किया ना, तो रिलीज यानी जीरो वेलोसिटी से ही छोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो u की वैल्यू 0, एज इज इक्वल्स टू हाफ
एक्सेलरेशन की जगह जाएगा g इंटू टी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। लेकिन हमें इसमें g निकालना है और g इधर दे रखा है और निकालना है अपने को, तो एक काम करो s को इधर ले आओ और g को इधर ले जाओ, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा आपको। मतलब आप एक काम करो, ये आ जाएगा 2s बाई टी स्क्वायर, जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2s डिवाइडेड बाई में टी स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन बन गई 2s डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। मैं जी निकालना था ना, जो निकालना वो इधर होना चाहिए, बाकी सारी टर्म्स इधर होने चाहिए। हाँ जी, अब समझ आ गया ना आपको। अब आप इसकी एरर इक्वेशन बनाइए, इसकी एरर इक्वेशन बताइए कैसे बनेगी। इसकी एरर इक्वेशन बनेगी डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू, टू तो कांस्टेंट है, इसको तो एरर इक्वेशन में लेना नहीं है। हाँ जी, इसको तो एरर इक्वेशन में लोगे नहीं आप, फिर लिखोगे आप डेल्टा एस बाई एस प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। हाँ जी, ऐसा लिखोगे आप 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। आप इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे जो है ना इसके अंदर ऐसा करो आप, डेल्टा जी बाई जी, पहले रिलेटिव एरर निकल जाएगी, क्या आएगा इसके अंदर, डेल्टा एस बाई एस 0.8 डिवाइड बाई 18 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, यानी कि 0.2 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा आपके पास। यानी कि कितना बनेगा यहाँ पे, डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, हाँ जी, ये आपके पास बनेगी 0.8 डिवाइड बाई 80 है, 0.01 बनेगी सोल्व करोगे तो, ठीक है ना। कुछ स्टूडेंट्स को ये सोल्व नहीं करना आता, तो मैं बता देता हूँ आपको 0.8 बाई 80। तो एक काम कर दो, कोई डेसिमल से बढ़ता है ना, तो मतलब यहाँ पे ना नीचे जीरो लगा दोगे आप, एक 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर नीचे सोच लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ जाएगा आपके पास। और फिर ये 1/100 हो गया, और 1/100 को लिख सकते हो 0.01, ठीक है ना। तो ये बनेगा 0.01, और इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 0. प्लस का 0.1 बन जाएगा, ये प्लस का 0.1, यानी कि 0.11 आ जाएगा आपके पास, ये 0.11, ये डेल्टा जी बाई जी की वैल्यू आ गई। अब अपने को फर्दर सोल्व करना है इसको, तो आपको करना क्या पड़ेगा, पहले तो इसके अंदर जैसे डेल्टा जी बाई जी निकालना है ना आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.11, डेल्टा जी निकालना है तो पहले तो जी ही निकलेगा इसके अंदर। जी कैसे निकलेगा, ये वाली जो इक्वेशन है ना, या फिर इसके अंदर एस की वैल्यू 80 पुट कर दो, टाइम की वैल्यू 4 पुट करो, यहां से जी की वैल्यू आ जाएगी, पहले तो पुट करो इसी के अंदर, एस की वैल्यू 80, हाफ जी की वैल्यू की यहाँ पे निकालनी है आपको, और टाइम की वैल्यू 4 सेकंड है, तो सोल्व कर लो आप। जब सोल्व करोगे ना तो ये 10 आता है बाय द वे, 10, ये तो ना मतलब एक्चुअल में जरूरी नहीं 10 आएगा, क्योंकि अर्थ की बात नहीं हो रही, किसी और प्लेनेट की बात हो रही है, तो वहां पर 10 भी हो सकता है, 10 से कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये तो बाय द वे सोल्व करके 10 आता है 10 के अलावा कुछ और भी आ सकता था, ओके। लेकिन सोल्व करना जरूरी है, एक बार सोल्व करना जरूरी है, कहीं आप ये सोचो कि सर ये तो हमें पता ही है जी की वैल्यू 10, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा जी बाई 10 इज इक्वल टू 0.11, और डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1.1, ये डेल्टा जी आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा अब इसमें, वो क्या लिखोगे बताइए फाइनल आंसर। देखो इसके अंदर हमारी जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू 10 है, ठीक है ना, जी की एब्सोल्यूट वैल्यू 10 है, और प्लस माइनस ये 1.1 करोगे आप, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लीजिए 20 सेकेंड्स। आज की हमारी क्लास इतनी ही रहेगी। अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। आप अभी 11th में अभी नए नए हुए हो, तो फिर ऐसे केस में पढ़ना कैसे ये पता होना जरूरी है। देखो सबसे पहली बात, आपको 4 रजिस्टर लगाने हैं, 4 बड़े बड़े रजिस्टर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। 4, देखो वो किस लिए होंगे। सबसे पहला रजिस्टर, सबसे पहली कॉपी की बात करते हैं, पहली कॉपी 1, इसके अंदर जो क्लास में करवाया जाता है वो आप लिखेंगे, ठीक है ना। जो क्लास वाला वर्क होता है वो इसके अंदर आप लिखेंगे, क्लास नोट्स हैं ये बेसिकली, क्लास नोट्स, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है ये आप हेडिंग डाल लें उसके ऊपर, ठीक है, और ये लिखना है आपको, और डेली की डेली बार बार आपको रिवाइज करना है। ये सबसे बड़ी पावर आपकी ये होगी, ठीक है ना। 2 साल बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो ये जो रजिस्टर बनेगा ना, ये तब तक आपका कम से कम भी 100 बार रिवाइज हो चुका होगा, ठीक है ना। जब भी आप कोई पेपर देने जा रहे हैं, कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई बोर्ड का B1 एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भी आप इसको बार बार रिवाइज करके जाएंगे। ये आपके खुद के नोट्स हैं। जो 11th 12th की बुक्स है वो इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उसको एक बार अगर पढ़ लिया ना, पहली बार तो एक बार नहीं पढ़ी जाती, चलो एक बार पढ़ लिया आपने, तो दूसरी बार उसको रिवाइज करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है वो।
तो ऐसे केस के अंदर लेकिन नोट्स आपके खुद के लिखे हुए तो आप स्पीडली रिवाइज कर सकते हो, उनको अपने तरीके से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। आपके लिए उन नोट से बेहतर इस दुनिया में कोई भी बुक नहीं हो सकती। इसको अच्छे से मतलब जो ना कम से कम 2 या 3 कलर के जो पेन है उनका यूज करके आपको बनानी है। सेकंड आपको करना क्या है, एक दूसरी कॉपी होगी, कॉपी 2, इसके अंदर आपको डीपीपीज ये करनी है। आपको सारी की सारी जो डीपीपीज हैं वो आपको करनी है, मतलब उनका सॉल्यूशन करना है। इसको जरूरी नहीं है कि आप कलरफुल पेन का यूज करें, आप एक सिंगल पेन का यूज करके स्पीडली कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के लिए है। बाय द वे आपको कोई क्वेश्चन रिवाइज करना हो तो आप उसमें से करो, लेकिन ये बार बार नहीं करना। ये वाली कॉपी जो है ना आपकी बार बार रिवाइज नहीं होगी, ये सिर्फ तब आएगी काम जब कोई क्वेश्चन, जब आप रिवीजन के दौरान कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो सिर्फ उसको देखने के लिए। तो इसके लिए जरूरी नहीं है आप इसमें राइटिंग जैसी मर्जी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसके ऊपर राइटिंग अच्छी करने लगेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप इस पर अच्छी राइटिंग मत करिए, डीपीपीज। और साथ में आप इसके अंदर जो टेस्ट पेपर्स हैं ये भी कर सकते हैं। आप टेस्ट पेपर्स भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। जो टेस्ट पेपर है हर फेज का एक टेस्ट है, जैसे अभी 2 फेजेस हो चुके हैं, उनको बाद में सोचे टेस्ट पेपर हो गया तो उसको सोल्व करके आप इसके अंदर ही लिख लें, ठीक है। जैसे अभी 2 फेजेस हो चुके हैं तो 2 टेस्ट हो चुके हैं उनके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं दिया है टेस्ट, जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट कर लिया वो इसके अंदर लिख लें साफ साफ इसको, और जिन्होंने सेकंड टेस्ट अभी तक नहीं किया वो सेकंड टेस्ट भी कर लें और इसके अंदर साफ साफ कर लें। अभी थर्ड फेज खत्म होने के बाद थर्ड फेज का एक टेस्ट पेपर होगा, हर फेज का एक टेस्ट पेपर होगा। तो डीपीपीज और टेस्ट पेपर ये आपको करने हैं, ठीक है। अब एक तीसरी कॉपी बनेगी सक्सेस मैग्नेट की, एसएम, ठीक है ना। ये कॉपी 3 ये सक्सेस मैग्नेट की कॉपी बनेगी। यानी कि हर फेज की एक सक्सेस मैग्नेट होती है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस होते हैं, वो आप इसके अंदर सोल्व करेंगे, ठीक है, अपने तरीके से लिखेंगे। और एक कॉपी नंबर 4 होगी, कॉपी नंबर 4, इसमें हम आपको सब्जेक्टिव लिखवाएंगे। मतलब क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्कूल के अंदर तो पूछी जाती हैं, बोर्ड्स में पूछी जाती हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आती। कुछ ऐसे डेरिवेशंस हैं जिनका कोई यूज नहीं होता क्वेश्चन सोल्व करने में, जो कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन सोल्व करने में कोई यूज नहीं होता। तो आप वो एक सब्जेक्टिव कॉपी बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा कंटेंट जितना भी होगा वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा जाएगा इसके अंदर। इसी कुछ स्पेशल क्लासेस लगेंगी, लगभग 30 क्लासेस होंगी इसकी 11th की, और वो 30 क्लासेस आपको इसके अंदर लिखनी है, राइट। तो ये 4 रजिस्टर आपके मेंटेन्ड होने चाहिए, ठीक है ना। और हर स्टूडेंट को हम एटलीस्ट इतना तो हर बच्चों का ऐसे टिप्स पे होता है ये वाला, तो हर स्टूडेंट को चाहे कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, हम प्रेशर बनाते हैं इसके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब करना ही पड़ता है। अगर ये भी नहीं किया तो मतलब कुछ ही नहीं किया उसने। और जो थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है ना, अच्छे वो ये भी जरूर कर लेते हैं, ठीक है। साथ में आप जो बुक्स आपको प्रेफर करनी है, मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। HCV की बुक है, HC वर्मा, ये आप परचेज कर सकते हैं। HC वर्मा के सभी क्वेश्चंस यूट्यूब पे आपको मिलेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं है, बहुत सारे नहीं होंगे, तो आप हमें एक बार इन्फॉर्म कर दें। वो वाले जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर आपको हम उसका वीडियो बना के डाल देंगे इसके अंदर। अदरवाइज हम कोशिश कर रहे हैं इसका हर क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर आ जाए। तो आपको ये वाली जो बुक है, सिर्फ यही वाली, ये कंटेंट आपको, ये जो मटेरियल हम करवाएंगे, ये मटेरियल आपको फॉलो करना है, और साथ में HC वर्मा करनी है, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट थोड़ा सा सब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करना चाहता है, स्कूल के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहता है, स्कूल के लिए, तो हालांकि इसमें सारा स्कूल सब कुछ कवर हो जाता है, सब कुछ, फिर भी कहता नहीं सर मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट स्टडी करना चाहता हूँ कुछ थोड़ा सा, तो वो एक बुक पढ़ ले, प्रदीप्स की बुक अच्छी है। इसकी थ्योरी अच्छी लिख रखी है, या फिर इसमें पूरा का पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है। इसके अंदर जो जो कंटेंट आपको डिटेल में पढ़ना है, उसके अंदर जो इसकी थ्योरी अच्छे से पढ़नी है वो आप पढ़ लीजिए इसके अंदर। बट इससे स्कूल का पार्ट कवर हो पाएगा, कंपटीशन का पार्ट आपका इससे कवर हो पाएगा, राइट। तो ये आपको किस तरीके से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। ओके, आज की क्लास इतनी रहेगी। थैंक यू वेरी मच।